Hello guys and welcome back to my channel Skies Decoded. Speed is everything in the air. Too slow and your airplane stall. Too fast and things you get is dangerous. That's where the airspeed indicator comes in, one of the most essential instrument in any cockpit. From takeoff to landing, this gauge keeps pilot in control. But how does it works? What does the color arc means? So let's break it down for you. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now we'll study about the principle of airspeed indicator. The airspeed indicator ASI works on the principle of measuring dynamic pressure. So हमारा डायनामिक प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड लगता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग. एंड स्टैटिक प्रेशर मीन्स ऐसा प्रेशर जो ऑब्जेक्ट जब स्टिल होता है तभी भी उस पर अप्लाई करता है. अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पिटोट ट्यूब है. इस पिटोट ट्यूब का काम क्या है? एयरक्राफ्ट का टोटल प्रेशर मेजर करना. टोटल प्रेशर इज़ नथिंग बट स्टैटिक प्लस डायनामिक. एंड जो हमारा स्टैटिक पोर्ट है जो आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, स्टैटिक पोर्ट का काम है सराउंडिंग एयर से स्टैटिक प्रेशर को नोट करना. और आप इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो स्टैटिक पोर्ट से कनेक्टेड है. बट ये जो एयर स्पीड इंडिकेटर है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वर्क करता है डायनामिक प्रेशर के मूवमेंट से और जिसको नोट डाउन करती है अपनी पिटोट ट्यूब. सो होता कि यहाँ पे ये है कि ये जो एयरसाई है इसके अंदर एक कैप्सूल होती है जिसे हम कहते हैं एनेरॉइड कैप्सूल. जब एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट करता है तो प्रेशर कम होता है जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है. इसके वजह से ये जो एनेरॉइड कैप्सूल है यहाँ पे ये एक्सपांड करने लगती है. और जब हम डी एक्सेलरेट करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है और ऑल्टीट्यूड कम होता है. तो इसके वजह से ये जो कैप्सूल है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है. और इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के मदद से हमें ये पता चलता है कि ये जो एयर स्पीड इंडिकेटर है इसकी एक्चुअल स्पीड क्या है. सो द हायर द स्पीड द ग्रेटर द डायनामिक प्रेशर. जितना ज़्यादा एयर स्पीड इंडिकेटर आपको स्पीड दिखाएगा, इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल 100, 200, तो इतनी ज़्यादा डायनामिक प्रेशर है. बिकॉज एयर स्पीड इंडिकेटर जो है वो सिर्फ डायनामिक प्रेशर के मूवमेंट से वर्क करता है. सो जितना स्पीड उतना ज़्यादा डायनामिक प्रेशर कॉजिंग मोर एक्सपेंशन इन द डायफ्राम एंड मूविंग द नीडल टू अ हायर स्पीड रीडिंग. एंड एएसआई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये है कि वो हमारे एयरक्राफ्ट को जो हमारा इंडिकेटेड एयर स्पीड है वो दिखाने में हेल्प करता है. ठीक है. एंड which must be corrected to pressure, temperature and compressibility to get true air speed. ये जो लाइन मैंने अभी कहा ये आपको इन डिटेल मैं आगे समझाऊंगी. Now we learn how this airspeed indicator works. So, airspeed indicator measures the ratio of pitot pressure to static pressure. इसका मतलब ये है, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये स्टैटिक पोर्ट से स्टैटिक प्रेशर इनपुट हो रहा है और ये पिटोट ट्यूब जो है ये टोटल प्रेशर इनपुट दे रहा है विच इज़ स्टैटिक प्लस डायनामिक. सो हम डायनामिक को ऐसे लिख सकते हैं और स्टैटिक प्रेशर इज़ PS. एंड स्टैटिक प्रेशर जो हमारे स्टैटिक पोर्ट से भी इनपुट हो रहा है वो भी PS है. तो स्टैटिक प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर कैंसिल हो जाते हैं और हमारा जो ये एयर स्पीड इंडिकेटर है ये डायनामिक प्रेशर के प्रिंसिपल से वर्क करता है. सो पिटोट pressure is measured in pitot tube which is a combination of static plus dynamic. and इसीलिए हम
इस पिटोट प्रेशर को हम टोटल प्रेशर भी कहते हैं। सो पिटोट प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर दोनों का मतलब एक ही है। सो जब ये टोटल प्रेशर में से स्टैटिक प्रेशर को हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा कि हमने इस स्टैटिक प्रेशर को इस स्टैटिक प्रेशर से माइनस कर दिया है, तो हमारे पास क्या बचता है, डायनामिक प्रेशर। सो अगेन पिटोट ट्यूब जो है वो टोटल प्रेशर मेजर करता है, स्टैटिक प्लस डायनामिक। सो हमने यहाँ पे डायनामिक लिया प्लस स्टैटिक लिखा, और स्टैटिक पोर्ट से ऑलरेडी स्टैटिक प्रेशर इनपुट हो रहा था, तो हमने स्टैटिक कैंसिल कर दिया और हमारे पास बचा डायनामिक प्रेशर। सो हमने ये चीज़ पढ़ा है कि जितना ज़्यादा डायनामिक प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा एयर स्पीड इंडिकेटर का जो कैप्सूल है वो एक्सपांड करेगा, एंड विच विल show increase in airspeed. And if the dynamic pressure is less, then ASI will show less airspeed. Now we will learn about different type of airspeed. So the first one is indicated airspeed. Indicated airspeed is the direct reading from the airspeed indicator, and it is affected by instrument or positional error. So ये indicated airspeed जो एयर स्पीड इंडिकेटर में इंडिकेट करता है विदाउट एनी करेक्शन, उसके अंदर पोजीशन एरर भी होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर भी होता है। अब इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग imperfections and gear wear of the instrument leads to instrument error. मैन्युफैक्चर जब वो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है और उस टाइम अगर कुछ एरर हो जाए तो उस एरर को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। और पोजीशन एरर क्या होता है, पिटोट स्टैटिक सिस्टम एरर इज़ in pressure measurement due to maneuvers or changes in aircraft configuration. जब हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है तो उसके स्टैटिक पोर्ट पे अगर कोई डायनामिक प्रेशर एंटर कर जाए तब हमारा पोजीशन एरर होता है। तो इंडिकेटेड एयर स्पीड में हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर और पोजीशन एरर प्रीडोमिनेंट होता है, बट हमें इस चीज़ को अगर करेक्ट करना है तो हमारे पास होता है कैलिब्रेटेड एयर स्पीड ऑल्सो नोन एज रेक्टिफाइड एयर स्पीड. So indicated airspeed corrected for instrument and position error is known as calibrated airspeed. Manufacturer will publish calibration table in the aircraft manual to determine the gas based on certain configuration and indicated airspeed. So ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसा कुछ हमारा कैलिब्रेटेड टेबल लगता है. तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो भी एयर स्पीड शो कर रहा है उसमें अगर समझो इंस्ट्रूमेंट या पोजीशन एरर हो तो उस चीज़ को वो करेक्ट करने का काम है होता है कैलिब्रेटेड एयर स्पीड का, या फिर हम उसे रेक्टिफाइड एयर स्पीड भी बोलते हैं. तो आप उस पिक्चर में देख सकते हैं. Now the compressibility error. In the design of the Pitot static system, air is assumed to be an ideal gas. In reality, when flying at a high speed, air is compressed and therefore measurements error are produced. Compressibility error occur होता है काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे, जहाँ पे टिपिकली अबव 200 और 300 नॉट्स के यहाँ पे, क्योंकि पिटोट ट्यूब के अंदर जो है वो हवा जो जा रही है वो कंप्रेस हो जाती है, एंड एट दिस स्पीड एयर इज़ नो लॉन्गर बिहेविंग एज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सो कॉजिंग द पिटोट ट्यूब टू रजिस्टर हायर देन एक्चुअल डायनामिक प्रेशर. क्योंकि पिटोट ट्यूब के अंदर इतने ऊपर 300 नॉट्स पे जो हवा जा रही है वो कंप्रेस्ड हो चुकी है, और कंप्रेशन होने के वजह से जो एयर स्पीड इंडिकेटर है वो ओवर रीड करने लगता है. मतलब अगर आपका एयर स्पीड इंडिकेटर जो उसका इंडिकेटेड एयर स्पीड अगर 100 है तो आपका एयर स्पीड इंडिकेटर 120 रीड करेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी एरर. बट हम इस चीज़ को आराम से करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट एयर स्पीड. सो कैलिब्रेटेड एयर स्पीड क्या है?
इंडिकेटेड एयर स्पीड, जो हमारे एयर स्पीड इंडिकेटर में जो स्पीड इंडिकेट करता है, अगर उसके अंदर कोई पोजीशन एरर हो या फिर इंस्ट्रूमेंट एरर हो, उसको करेक्ट करता है हमारा कैलिब्रेटेड एयर स्पीड। और कंप्रेसिबिलिटी एरर मतलब जो पिटोट ट्यूब के अंदर जो हवा जा रही है और वो हवा जो है वो कंप्रेस होने के वजह से एयर स्पीड इंडिकेटर ओवर रीड करता है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो बनता है इक्विवेलेंट एयर स्पीड। डायनामिक प्रेशर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द एयर स्पीड बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ द एयर। डायनामिक प्रेशर डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है हवा के। नाउ व्हाट इज़ अ ट्रू एयर स्पीड? It is the airspeed corrected for density error. It is the real speed of the aircraft in relation to the air. तो हमारे जो एयर स्पीड इंडिकेटर में हम जो स्पीड इंडिकेटेड दिखते हैं तो वो कितने पार्ट्स में वो करेक्ट हो के हमें ट्रू एयर स्पीड दिखाता है। इट इज़ द रियल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इन रिलेशन टू द एयर, मतलब जो एक्चुअल स्पीड है उसी को हम बोलते हैं ट्रू एयर स्पीड। द हायर द ऑल्टीट्यूड द लोअर द एयर डेंसिटी। हमें ये चीज़ पता है कि जब हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने के साथ साथ डेंसिटी भी कम होती है। तो जितना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड होगा उतना ज़्यादा जो हवा है वो पतली हो जाएगी। तो इसीलिए कहा है कि द हायर द ऑल्टीट्यूड द लोअर द डेंसिटी। द एयर स्पीड इंडिकेटर इज़ कैलिब्रेटेड टू शो द ट्रू एयर स्पीड ओनली एट सी लेवल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। हमारा जो एयर स्पीड इंडिकेटर है वो तभी ट्रू एयर स्पीड दिखाता है एयरक्राफ्ट की जब वो सी लेवल पर हो। नाउ हाउ इज़ टैस कैलकुलेटेड? अगर हमें ट्रू एयर स्पीड को कैलकुलेट करना है तो टैस इंक्रीजेज बाय 2% फॉर एवरी 1000 फीट इन इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। एग्जाम्पल, कैलकुलेट टैस विथ एन IS। तो ये हम आगे पढ़ते हैं, बट फॉर नाउ रिमेंबर दैट टैस इंक्रीजेज बाय 2% फॉर एवरी 1000 फीट। Now what is a ground speed? It is the actual aircraft speed in relation to the ground. अगर हमारी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है तो इसका actual speed with relation to the ground is known as the ground speed. It is the true air speed corrected for the winds. So यहाँ पे winds क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के winds हमें encounter करते हैं हम जब हम एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं। तो जब हमारा विंड्स एयरक्राफ्ट के सामने से आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं हेड विंड। एंड जब जो विंड्स है एयरक्राफ्ट के टेल को टच कर रही है तब उसको हम बोलते हैं टेल विंड। एंड जो एयरक्राफ्ट के बाजू से जो विंड्स आती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस विंड्स। तो जब हम जो विंड्स है उसके वजह से एयर स्पीड इंडिकेटर में कोई भी इनकरेक्शन होता है तो उस चीज़ को करेक्ट करता है अपना ग्राउंड स्पीड। सो ग्राउंड स्पीड एक्चुअल एयरक्राफ्ट का रिलेशन है विद द ग्राउंड एंड इट इज़ द ट्रू एयर स्पीड करेक्टेड फॉर द विंड्स। सो द टाइप ऑफ विंड्स आर हेड विंड्स जो सामने से एयरक्राफ्ट की तरफ आ रही है, टेल विंड जो पीछे की तरफ से आ रही है एंड द क्रॉस विंड जो एयरक्राफ्ट के ऑपोजिट साइड से आ रहा है। सो दीज आर द टाइप ऑफ एयर स्पीड विच आर इम्पॉर्टेंट। Now we'll study type of arc in the airspeed indicator. But why is it important to study that? Because it helps the pilot to quickly determine safe operating speed. And each arc represents a specific speed range crucial for different flight phase. So first we are going to study about the white arc which starts from VSO to VFE. So white arc क्या represent करता है? It is an airspeed range in which flaps can be extended without causing structural overstress or damage to the flaps. Means आप VSO से VFE जो हमारा वाइट रेंज है यहाँ पे आप फ्लैप्स को नॉर्मल रेंज पे ऑपरेट कर सकते हो। जब आप VSE से ऊपर चले जाओगे तब आपका जो फ्लैप है वो डैमेज होने लगेगा। एंड VFE, the speed at which white arc end is VFE, this speed.
This is a maximum speed with which the flaps can be extended. After that, it can cause structural damage if we exceed VFE. So VFE जो है हमारा maximum flap extended speed है, whereas VSO हमारा stall speed है in landing configuration when flaps and gears are down. So flaps आप सबको पता ही होगा कि क्या होता है, but don't worry guys, I'll teach you that later. But if you know, you can comment down below in the comment section. Now going further, we'll learn about this green arc जो VS1 से start होता है and वो end होता है VNO पे. सो ग्रीन आर्क क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक ऐसा एयर स्पीड रेंज है इन विच द एयरक्राफ्ट कैन बी ऑपरेटेड इन क्लीन कॉन्फ़िगरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन वेयर द फ्लैप्स एंड गियर विल बी अप. यहाँ पे डिप लिखा है, डिप का मतलब है अप. सो यहाँ पे ग्रीन आर्क ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है अभी हम उसको नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज में फॉलो कर रहे हैं. सो यहाँ पे फ्लैप्स और गियर अप होते हैं एंड VS1 को हम कहते हैं स्टॉलिंग स्पीड इन फ्लाइंग कॉन्फ़िगरेशन वेयर फ्लैप्स एंड लैंडिंग गियर्स आर अप. VNO वो आर्क है जहाँ पे ये ग्रीन लाइंस ख़त्म होती है एंड येलो लाइंस शुरू होती है. सो VNO इज़ द मैक्सिमम ऑपरेटिंग अबाव above which if we fly we should need more caution. मतलब अगर आप इस VNO से ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ फ्लाई कर रहे हो और आपकी स्पीड लिमिट 120-140 है तो आपका ये एक कॉशन दिखाता है आपके एयर स्पीड इंडिकेटर पे एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम येलो आर्क. सो VNO जो है वो येलो आर्क से स्टार्ट होता है. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं द स्पीड रेंज विच इज़ अबव 120, यहाँ से येलो आर्क शुरू हो चुका है. इट मीन्स इट इज़ अ इंडिकेशन कि हम काफ़ी स्पीड में एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं. नाउ VNO it ends at VNE. सो VNE क्या है? ये एक रेड रेडियल लाइन है, रेड लाइन है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि मैक्सिमम स्ट्रक्चरल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट एंड दिस स्पीड मस्ट नॉट बी एक्सीड इन एनी कंडीशन. अगर आप इतना ज़्यादा स्पीड में फ्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जो एयरक्राफ्ट है उसको मैनेज करना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. सो in that case you don't fly above this speed. So that red line is VNE, that is never exceed speed. Now we will study about airspeed indicator errors and blockage. airspeed indicator पिटोट ट्यूब से कनेक्टेड होता है. पिटोट ट्यूब टोटल प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है विच इज़ स्टैटिक प्लस डायनामिक. मीनवाइल स्टैटिक पोर्ट भी स्टैटिक इनपुट्स देता है airspeed इंडिकेटर को. तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं पिटोट ट्यूब का जो ये आगे वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं मेन इनटेक, जहाँ से एयर एंटर हो रहा है पिटोट ट्यूब के अंदर, और इसे कहते हैं ड्रेन होल. ड्रेन होल का काम है कि इट अलाउज वाटर टू बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इन केस ऑफ फ्लाइंग इन रेन और व्हेन आइस मेल्ट इनसाइड. सो इन केस दोनों ही कंडीशन में या तो मेन इनटेक या कभी ड्रेन होल या कभी दोनों ही ब्लॉक हो जाए तो हमारा airspeed इंडिकेटर कैसे रिएक्ट करेगा ये हम अभी सीखेंगे. तो फॉर फर्स्ट एग्जांपल, अगर हमारा मेन इनटेक ब्लॉक हो जाए और ये ड्रेन होल क्लियर है क्योंकि एयर एंटर ही नहीं कर रही है पिटोट ट्यूब के अंदर, तो इवेंचुअली airspeed इंडिकेटर विल ड्रॉप टू 0. एंड इफ़ हमारा पिटोट ब्लॉक है, अब ड्रेन होल भी ब्लॉक है, बट ये स्टैटिक पोर्ट है, इसके
मदद से हमें स्टैटिक एयर मिल रहा है एयर स्पीड इंडिकेटर को। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हमारा एयरक्राफ्ट लेवल फ्लाइट पे है, मीन्स अगर 9000 फीट पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर फ्रीज़ हो जाएगा। अगर एयरक्राफ्ट क्लाइंब कर रहा है और तब ये एरर हो जाए तो हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर ओवर रीड करेगा। इट मीन्स 9000 फीट पे पर वो 10,000 रीड करेगा। और अगर वो डिसेंड कर रहा है तो हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर अंडर रीड करेगा अपने गिवन वैल्यू से। नाउ अब एक चीज़ है पर सॉर्ट। इट मीन्स स्टैटिक ओवररीड डिसेंट। हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर जब डिसेंड कर रहा है और अगर उसका स्टैटिक पोर्ट ब्लॉक हो जाए तो एयर स्पीड इंडिकेटर ओवररीड डिसेंड करता है। सिमिलरली पर मीन्स पिटोट अंडररीड डिसेंट, मीन्स एयरक्राफ्ट डिसेंड कर रहा है, उसका पिटोट ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो एयरक्राफ्ट विल अंडररीड। एंड सॉर्ट मीन्स अगर एयरक्राफ्ट डिसेंड कर रहा है और उसका स्टैटिक पोर्ट ब्लॉक हो जाए तो द एयर स्पीड इंडिकेटर विल ओवररीड। एंड सिमिलरली इट विल हैपन जब रिवर्स सिचुएशन हो जाएगा। पिटोट क्लाइंब कर रहा है तो वो ओवररीड करेगा और स्टैटिक क्लाइंब कर रहा है तो अंडररीड करेगा। अब हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। तो फर्स्ट है लैग एरर। हर इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा लैग एरर हमें मिलता है बिकॉज ऑफ द सडन चेंज ऑफ प्रेशर और डेंसिटी। इंस्ट्रूमेंट एरर, अगर एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरर है और अगर उससे कोई गलती हो जाती है इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त तो हम उस एरर को इंस्ट्रूमेंट एरर बोलते हैं। पोजीशन एरर ऑकर होता है जब एयरक्राफ्ट के स्टैटिक पोर्ट में डायनामिक प्रेशर इनटेक होता है तो उसके लिए पोजीशन एरर होता है। एंड जब भी पोजीशन एरर होगा तभी हमारा एयर स्पीड इंडिकेटर हमेशा अंडर रीड करेगा। डेंसिटी एरर एयर स्पीड इंडिकेटर में ऑकर होता है व्हेन द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट अकाउंट फॉर अ चेंज इन एयर डेंसिटी। बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर के साथ हमारा जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाता है। बट उस चीज़ को इंस्ट्रूमेंट अगर टाइम पे डिनोट नहीं कर पाए तो डेंसिटी एरर हो सकता है। एंड डेंसिटी एरर कब होता है? व्हेन द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग फ्रॉम एरिया ऑफ हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, सो दैट टाइम ASI विल ऑलवेज अंडररीड। नाउ compressibility error when the aircraft is flying at a higher altitude and at a TAS of 300 knots and above, air is brought to rest in pitot tube. तो ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जो एयर है जब वो पिटोट ट्यूब के अंदर जाती है तब वो कंप्रेस हो जाती है और इसी चीज़ को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी एरर। सो कंप्रेसिबिलिटी एरर जो है वो ASI को ओवररीड करता है ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द एयर एट हाई स्पीड, स्पेशली एन एयरक्राफ्ट अप्रोचेस हाई सबसोनिक स्पीड। सो दैट टाइम हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी एरर है वो ओवररीड करता है